जय हिंद। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत कौन सा घर? अच्छा, मास्टर मसीहुज़्ज़मा साहब के घर में। और हमारे साथ जो आज ख़ास मेहमान हैं मास्टर मसीहुज़्ज़मा साहब। दौरे हाजिर का जो ग्वालपोखर में जो राजनीतिक माहौल है, जो सियासी हवा है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ग्वालपोखर के जो आम जनता जिन चीज़ों से आज झुझक रही है, डेवलपमेंट के नाम पर हो, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या और भी दिगर जो भी चीज़ें हैं जिसको आज ग्वालपोखर की आम जनता को बहुत ज़रूरत है जिसकी चीज़ की, उन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या कहेंगे राजनीतिक जो दौरे हाजिर का जो राजनीतिक है आज ग्वालपोखर में, इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि ग्वालपोखर में जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिक्स का, जी जी तो इसमें मैं दो चार बात ये रखना चाहूँगा कि एक तो सत्ता पक्ष है जी जो अपने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी संगठन है, काफ़ी मजबूत है। जी बाकी पब्लिक लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा है। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बहुत ही मुनज्जम है, पब्लिक लोग काफ़ी खफा है। तो ऑपोजिशन में इस तरह से जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं जो इन लोगों को कड़ी टक्कर दे सके। तो मैं ये कहूँगा करंट सिचुएशन में कि ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो भी लीडर्स हैं उन लोगों को आपसी मतभेद ना रख करके यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर यूनाइट होंगे तो ग्वालपोखर का जो हवा है बदल सकती है, जी क्योंकि पब्लिक सत्ता पक्ष से काफ़ी खफा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। जी। सर, ग्वालपोखर में आज अगर देखा जाए, जो लगभग सभी ऑपोजिशन लीडर्स जिस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि कॉलेज होना चाहिए या फिर यहाँ पर हॉस्पिटल की जो मल्टी फैसिलिटी है, इस तरीके के हॉस्पिटल्स होना चाहिए, या जो भी जो सिचुएशन को देखकर जो ऑपोजिशन आवाज़ उठा रहे हैं, कितने हद तक इसमें दम है और कितने हद तक सच्चाई है और क्या सही में ऐसा होना चाहिए? नहीं, कॉलेज का मुद्दा जो है वो मैं खुद जाती तौर पर पर्सनली जी मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। जी और काफ़ी जो ट्यूशन सेंटर्स है उनसे कोचिंग बच्चे सेंटर्स। सारे लोगों से, और स्कूल के बच्चे जी और जो भी प्राइवेट ट्यूटर्स हैं उन सारे लोगों से मैं मिला रहा हूँ। जी कॉलेज का जो मुद्दा है, कॉलेज ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जी ये हम लोग का मान लीजिए कि हक फंडामेंटल राइट है जी एजुकेशन लेना। हक है। तो बताइए, हमारे यहाँ स्कूलों में करीब करीब हर स्कूलों में 800 से 1000 बच्चे हर साल निकलते हैं हर स्कूल में। जी आपका मोनीविटा लीजिए, लोधन लीजिए, किचकटोला लीजिए, धर्मपुर हाई स्कूल लीजिए, जी गुआगांव लीजिए, ये सारे स्कूलों से बच्चे निकलते हैं। जी निकलने के बाद उनको अच्छा सा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को एडमिशन करवा पाएँ। इस्लामपुर एक कॉलेज है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट ले पाएगा वो कॉलेज? वहाँ पे मुझे सुनने में आया है कि करंट में 25,000 स्टूडेंट है। जी आपको लगता है कि 25,000 स्टूडेंट्स को 20-22 प्रोफेसर्स मिलकर पढ़ा पाएंगे? तो ये बराए नाम का सिर्फ एडमिशन होता है। और एडमिशन अगर लेते भी हैं, पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या उसके ऊपर टीचर जो है एग्जामिनेशन में सख्ती दिखा पाएंगे? तो हम लोग आगे बड़े लेवल का अफसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमारे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है, वो बात की बात है। हम लोग को तो एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है। तो जो भी लोग ग्वालपोखर में कॉलेज का डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो जेन्युइन डिमांड है और वो करना भी चाहिए। और मैं जाती तौर पर भी लोगों को संगठित कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। और कॉलेज का जो मुद्दा है, हम लोग कॉलेज को सही माने में हम ग्वालपोखर में लेके आएंगे। बाकी कॉलेज के लिए जो सरकार के लोग हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल पा रही है। भाई, ज़मीन खोजना या ज़मीन खरीदना ये सरकार का काम है, ये ऑपोजिशन लीडर का काम नहीं है। आप लोग ज़मीन खरीदिए, बहुत सारी ज़मीन है। अगर ज़मीन नहीं है तो फिर आप लोग इलेक्शन में फिर एक लॉलीपॉप क्यों देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कॉलेज के लिए ये ज़मीन सेलेक्ट हुआ है, फिर कहाँ हो गया? किसने ऑब्जेक्शन दिया वहाँ पे कॉलेज नहीं होने के लिए? क्यों नहीं हुआ? तो कॉलेज, ये जो बात कही जा रही है कि भाई ज़मीन नहीं मिल पा रही है, यह गलत बात है। बहुत सारे इस तरह का भी अभी ज़मीन है, वेस्टेड ज़मीन है,
जो हमारे ग्वालपुर में है वो BLRO का काम है कि खोज के सरकार को दे ज़मीन, और नहीं भी अगर ज़मीन है तो ये तो हमारा एजुकेशन लेना हमारा तो फंडामेंटल राइट है। आप ज़मीन खरीदिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन कम दाम में सरकार को देने के लिए तैयार है, आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो ये कहे कि बच के निकल जाना कि ज़मीन नहीं पा रही है, ये गलत बात है और ये बिल्कुल नामुनासिब वाली बात है। सर, आप ख़ास ग्वालपोखर से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्वालपोखर में क्या जिस तरीके की जो एक ख़बर चलती है बार बार सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल को लेकर जो डिमांड करते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? क्या ग्वालपोखर के लोधन रूरल हॉस्पिटल में ठीक तरीके से ट्रीटमेंट होता नहीं है, या फिर वहाँ पर अच्छी जो है जो भी फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलती? क्यों ऐसा क्यों है? सही बात है। जो लोधन हॉस्पिटल है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे ब्लॉक का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इतने सारे पॉपुलेशन में इतना छोटा सा ये यूनिट होना ये नामुनासिब है। अब ग्वालपोखर में कितने सारे लोग हैं, हर फैमिलीज़ में कितने सारे लोग हैं, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से क्या होगा। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जितने तादाद में डॉक्टर होना चाहिए वो डॉक्टर नहीं होते हैं, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो लोग भी शायद कि मुझे सुनने में आए कि वक्त पे वो लोग मिलते नहीं हैं, या जो मेन डॉक्टर है वो लोग अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारी परेशानियां हैं। कुछ ही दिन पहले हमने मुद्दा उठाया था कि लोधन में जो सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह अभी दिया है गवर्नमेंट ने, एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट, उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी टाइफाइड हर इंसान के अंदर है, और टाइफाइड का ही टेस्ट ज़्यादातर लोग लिखते हैं वहाँ पे लोधन हॉस्पिटल में। तो टाइफाइड टेस्ट लिखते हैं, उसका मैनेजमेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। वो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर में जो प्राइवेट लैब वाले हैं वो पेशेंट को ले जाते हैं, और पेशेंट को ले जाने के बाद 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं टाइफाइड का टेस्ट का। तो हम लोगों ने फिर BMO साहब से मिला भी कि सर इसका आप लोग इंतज़ाम करवाइए। तो वो BMO साहब हम लोग को बताया कि ये हम लोग का लेवल की बात नहीं है, आपको गवर्नमेंट से जाके बात करना पड़ेगा। हमने खुद जाती तौर पर जो है ब्लॉक में सभापति का जो इंचार्ज हैं उनसे बात किए, उन्होंने भी उनसे बात किया। तो मुझे सुनने में आया है कि टाइफाइड का टेस्ट हमारे पूजा वेकेशन के बाद जो है यहाँ पे टाइफाइड का भी टेस्ट होगा। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सही माने में इसको सुपर स्पेशलिटी होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी मतलब कि हर चीज़ का इलाज होना चाहिए। जैसे सीजेरियन है, ज़मीन तो अवेलेबल है, काफ़ी ज़मीन है लोधन हॉस्पिटल में, आप देखिएगा बाउंड्री ज़मीन अवेलेबल है, तो आप उसका डिपार्टमेंट क्यों नहीं खोल सकते हैं? कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो रिफ़र कर दिया था दूसरी जगह पे, उस सिचुएशन में वुमेन के साथ क्या हाल होता होगा। तो सीजेरियन की होना भी ज़रूरी है। और भी बहुत सारा चीज़ है, जो सीरियस पेशेंट है तो उसको कुछ भी नहीं डायरेक्ट रिफ़र कर देता है इस्लामपुर। तो यहाँ के डॉक्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे लाया गया है हमारे हॉस्पिटल में, तो हम लोग जो हम लोगों से जो बन पाए ट्रीटमेंट वो हम करेंगे, तब जाकर के अगर बहुत ही मुश्किल होता है तब जाकर के दूसरी जगह हम रिफ़र करेंगे। तो ये सारा होना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि और सारा ब्रांचेस खुलनी चाहिए यहाँ पे हॉस्पिटल में। हमारा गरीब लोगों का तो भाई उतने फंड नहीं होते हैं कि बाहर जाकर के इलाज करवा पाए। और ग्वालपोखर में कितने ही ज़्यादा अमीर लोग होंगे, सारे तो गरीब ही हैं, तो सारे लोग यहीं पे इलाज करवाते हैं। सर, आई थिंक आप समझेंगे क्योंकि आप एक टीचर हैं, चूँकि तो साल 2011 से पहले एक तहरीक चली थी उर्दू को लेकर कि उर्दू मगरिबी बंगाल में सरकारी जो लैंग्वेज है उसके तौर पर आना चाहिए। वो मगरिबी बंगाल के दफातरों में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर एक तहरीक चली थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि हम ऐसा करेंगे, और उनकी सरकार भी बनी। तो सर, क्या लगता है आपको, उसके बाद से उस विषय पर बात होना बंद हो गया है या उस पर काम हुआ है सही मायनों में? देखिए, ये 2011 की बात है जी। ये फिर हम कहेंगे ये तो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उन लोगों का जी। हमारे माइनॉरिटीज़ का वोट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको मिला, उर्दू को लेकर के मिला, माइनॉरिटीज़ को लेकर के मिला, लेकिन सरकार जो है जो वादे थे उनके, वो वादे पे खरे नहीं हुए। उनका वादा था कि हर दफातर में, हर ऑफिसेस में उर्दू में एप्लीकेशन किया जा सकता है। अगर उस ऑफिस में उर्दू जानने वाला अफसर ना हो
तो वहाँ पे इमीडिएटली अपॉइंटमेंट की जाएगी एक ऐसे इंडिविजुअल की जो उर्दू में एक्सपर्ट हो। तो क्या आपको लगता है कि एक पुलिस स्टेशन थाना ग्वालपोखर में अगर जाएंगे और उर्दू में एप्लीकेशन देंगे वो एक्सेप्ट करेगा? ब्लॉक में जाएंगे एक्सेप्ट करेगा? पंचायत ऑफिसेस में जाएंगे एक्सेप्ट करेगा? या और किसी BLR ऑफिस में जाएंगे एक्सेप्ट करेगा? या किसी और दूसरे ऑफिसेस में जाएंगे ये एक्सेप्ट करेगा? तो ये तो बिल्कुल उनका ये जो वादा था ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। ना कोई अफसर अपॉइंट किए और ना ही हम लोगों का एप्लीकेशन उर्दू में ली जा रही है। और दूसरी एक बात यह है कि WBCS में जी बिल्कुल जो पहले एक सब्जेक्ट उर्दू का होता था, उर्दू का सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। बंगला को उसकी जगह बंगला उसकी जगह दिया गया है। तो भाई बताइए, इतने सारे बच्चे जो उर्दू में तालीम हासिल कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? जी जी हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है ना कि हम बांग्ला जानते हैं। हम लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, उर्दू जानते हैं, बांग्ला हम लोग नहीं जानते। बोल लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस तरह से हम लोग तो किसी हायर ऑफिसेस में हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को इसके लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जो लीडर्स हमारे पोस्ट होल्डिंग कर रहे हैं तो उनको ये बात जानना चाहिए और ऊपर तक पहुंचानी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे क्या करेंगे। पता नहीं ये लोग हमारी बातों को पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते। कभी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों की सुने नहीं कि हम लोगों ने उर्दू की बात को लेकर के, ये जो WBCS में जो वो पेपर हटाया गया है उसकी बात को लेकर के ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ये बात तो हम लोग कभी उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से सुने नहीं। अब पता नहीं क्या होगा उर्दू वाले का। जी जी सर, क्या लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा आने वाले समय में उर्दू क्या फ़ारसी की तरह वो भी गायब होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि फ़ारसी भी एक समय पर हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बहुत अहम रोल निभाता था और दफातर में भी फ़ारसी लैंग्वेज का बहुत अहम रोल था। लेकिन धीरे धीरे फ़ारसी को लोग छोड़ते गए और आज फ़ारसी कहाँ पर है किसी को भी ठीक तरीके से मालूम नहीं है। तो सर क्या होगा कि अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो उर्दू भी ऐसा हो सकता है क्या आने वाले समय में? नहीं, सही बात है, आपकी सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे तो उसमें कैसे रहेंगे? मान लीजिए मैं अपने बच्चों को 2 बेटियों की बाप हूँ मैं। अगर मेरी बच्चों को हायर एजुकेशन लेने के बाद जॉब ना मिले उर्दू लेने में, या उनको सेटलमेंट ना हो, तो क्या मैं अपने बच्चों का फ्यूचर को ख़राब कर सकता हूँ उर्दू पढ़ा करके? मुझे ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से अगर मैं अपने बच्चों को ना पढ़ाऊँ, चूँकि उसका फ्यूचर नहीं रहेगा, उसका फ्यूचर ख़राब होगा, तो इस तरह से और बहुत सारे लोग भी कदम उठाएंगे। तो ये साजिश है गवर्नमेंट का कि भाई ये वेस्ट बंगाल है तो बंगला ही होना चाहिए और बांग्ला को आगे बढ़ाने का। और ये जो लोकल लैंग्वेजेस है, हालांकि उर्दू तो लोकल लैंग्वेज नहीं है, इन सारे लैंग्वेजेस को साइडलाइन करना इन लोगों का ये मकसद है। ये करके ही छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम होता है? मोहम्मद मसीहुज़्ज़मा। किस पोस्ट में? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ सिलीगुड़ी में, एक हायर सेकेंडरी स्कूल में।